हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एसईडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के सेकेंड पार्ट जैसे कि इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो चलिए समय को देर में ना करते हुए हम आगे टॉपिक की तरफ अपने चलते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, अभी तक हमने आपको केवल मात्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ाया है जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, और आगे वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं और आगे चलते हैं दोनों में अंतर के बारे में, इनमें क्या फ़र्क है। तो जैसे कि फर्स्ट नंबर पर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी से छोटी और व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति, एक उद्योग, एक आगे आप देखे होंगे। अगर अभी तक जी दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाके तुरंत देखिए, नीचे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। तो पहला टॉपिक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी से छोटी और व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, जहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र इकाइयों के योग तथा राष्ट्रीय योगों का अध्ययन करता है, जैसे कि कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल विनियोग। और दूसरा नंबर पर है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के एक अंग का अध्ययन करता है, वहीं पर समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। अब आगे देखिए, थर्ड टॉपिक पर तीसरा नंबर आता है। तीसरा नंबर पर है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है, यानी कीमतों का विश्लेषण ही केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र में बताया गया है। और जहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय व रोजगार पर केंद्रित है, यानी कि पूरे विश्व के बारे में इसमें पूरा बताया गया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पूंजीवाद में अर्थ एवं विशेषताएं। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का निजी अधिकार होता है। पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों पर निजी अधिकार होता है और वह उत्पादन साधनों का प्रयोग लाभ कमाने की दृष्टि से करता है। ये हो गया। अब यहीं पर लुक्स एवं वुड्स ने क्या कहा कि पूंजीवाद आर्थिक संगठन की ऐसी प्रणाली है जिसमें प्राकृतिक तथा मनुष्य द्वारा निर्मित पूंजीगत साधनों पर व्यक्तिगत का स्वामित्व होता है और जिनका प्रयोग लाभ के लिए किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है दोस्त फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। पूंजीवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं, जैसे कि देखिए, मूल्य यंत्र, प्राइस मैकेनिज्म, और प्राइस मैकेनिज्म में पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के मूल्य द्वारा नियंत्रित होता है। वस्तु के उत्पादन की मात्रा, उत्पादन के साधनों में बंटवारा, बचत
तथा विनियोग, ये तीनों एवं अन्य आर्थिक निर्णय के मूल्य निर्धारण पर लिए जाते हैं। यानी कि बंटवारा, बचत, विनियोग तथा विनियोग एवं अन्य, ये इतने टॉपिक पर ही निर्णय लिया जाता है मूल्य के आधार पर। और दूसरा में आता है, आप देख सकते हैं सेकेंड में है केंद्रीय योजना का अभाव। केंद्रीय योजना का अभाव, किसी भी प्रकार की केंद्रीय आर्थिक योजना नहीं होती। आर्थिक योजना क्या होती है? नहीं होती है। यह स्वतंत्र क्रियाओं पर आधारित होता है। इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। अब इसका मतलब फ्रेंड्स, सरकार का हस्तक्षेप आपको आगे नेक्स्ट टॉपिक पर पता चलेगा। जैसे कि नीचे और स्क्रॉल पर देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि तीसरा टॉपिक पर है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता में है उपभोग की स्वतंत्रता, यानी कि उपभोक्ता की स्वतंत्रता। उपभोक्ता पूर्णतः स्वतंत्र होता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र। दूसरा में आता है व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। वो किसी भी अपने इच्छा अनुसार व्यवसाय को चुन सकता है। तीसरा में आता है बचत करने की स्वतंत्रता, यानी कि किसी को भी निर्णय लेने की स्वतंत्रता, या फिर आय का कितना भाग, आय का वह कितना भाग बचाए और कितना भाग वो व्यय करे, यानी कि खर्च करे। यहाँ तक क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब आप आगे देखिए विनियोग करने की स्वतंत्रता, कि आप कितना मात्रा में विनियोग कर रहे हैं। विनियोग में विनियोग की मात्रा व उसके स्वभाव निश्चित करने के स्वतंत्र हैं। चौथा में आता है आपका लाभ उद्देश्य, और पांचवा में है सरकार की भूमिका, जो मैंने आपको बताया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं चौथा में लाभ उद्देश्य में है व्यवसाय की सभी उत्पाद, व्यवसाय में सभी उत्पाद लाभ कमाने को किया जाता है। सभी व्यवसाय अधिकाधिक लाभ कमाने के लिए होते हैं। अतः उत्पादक और उत्पादन के साधनों का पूर्ण शोषण किया जाता है, यानी कि उत्पादक और उत्पादन के साधनों पर पूर्ण रूप से शोषण किया जाता है। यहाँ पर 5वें नंबर पर आता है सरकार की भूमिका। सरकार की उसमें क्या भूमिका है? तो आते हैं, आइए चलिए। सरकार लोगों की आर्थिक क्रियाओं में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन सरकार का कार्य केवल आर्थिक संगठन तक बाहरी तत्वों के प्रभाव को रोकने और आर्थिक के हानिकारक प्रभाव को नियंत्रण करना होता है। फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन को बेल आइकन से दबा के ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आगे चलते हैं समाजवाद। समाजवाद अर्थ एवं विशेषताएं। पहले पूंजीवाद था, अब ये समाजवाद है। समाजवाद में क्या है? उत्पत्ति के साधनों पर सरकार या केंद्रीय सत्ता का अधिकार होता है। इनका संचालन सामान्य योजना के अनुसार सरकारी या सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है।
और सभी आर्थिक क्रियाओं का निजी क्षेत्र में न रहकर सार्वजनिक क्षेत्र में रहते हैं। अब इसमें प्रोफेसर डिक्सन क्या कहते हैं, इनका देख लीजिए कि उत्पादन के भौतिक साधनों यानी कि उत्पादन के भौतिक साधनों समाज के स्वामित्व में होते हैं, जो समाज के सभी सदस्य सामान्य अधिकार के आधार पर नियोजित उत्पादन के लाभ के अधिकारी होते हैं। ये कौन कहता है? प्रोफेसर डिक्सन। अब आता है समाजवाद के प्रमुख विशेषताएं क्या है। समाजवाद के प्रमुख विशेषताएं देख लीजिए। समाजवाद के प्रमुख विशेषताएं में है कि फर्स्ट नंबर पर आता है उत्पत्ति के साधनों पर समाज का स्वामित्व। तो उत्पत्ति के साधनों पर समाज का व्यक्तिगत अधिकार, उत्पत्ति के साधन पर समाज का व्यक्तिगत अधिकार में न होकर संपूर्ण समाज के अधिकार में न होकर संपूर्ण समाज के अधिकार में ही होते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। बाकी समाज में अधिकार में होते हैं। इसका प्रयोग निजी लाभ के लिए नहीं बल्कि सामाजिक उद्देश्य के लिए ही किया जाता है। दूसरा आता है, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए और आगे बने रहिए। आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन इस व्यवस्था में पूर्ण निश्चित उद्देश्य होते हैं, उसे पहले से निश्चित प्रयासों के द्वारा ही प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। ओके। तीसरा में आता है कि एक केंद्रीय सत्ता क्या है। आपको बता दूं कि एक केंद्रीय सत्ता, ये जो तीसरा टॉपिक है, एक केंद्रीय सत्ता में समाजवादी व्यवस्था में केंद्रीय सत्ता होती है जो समाज में उद्देश्य को निश्चित करती है और उन्हें प्राप्त करने के लिए उचित व्यवस्था एवं प्रबंधन करती है। सत्ता द्वारा ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था को निर्देशित किया जाता है। चौथा आता है सामाजिक कल्याण। चौथा क्या है फ्रेंड्स? सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण क्या है? उत्पादन का उद्देश्य लाभ की भावना नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है और कीमत नीति का निर्धारण ही समाज कल्याण के आधार पर किया जाता है। पांचवा में आता है धन का समान वितरण। धन का समान वितरण कैसे हो? भौतिक साधनों पर निजी अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है और आर्थिक साधनों के वितरण में अधिक समानता लाने का प्रयास किया जाता है। छठा में आ जाता है आपका उपभोग तथा व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता। समाजवादी अर्थव्यवस्था में अपनी इच्छानुसार उपभोग संबंधी वस्तुओं का चयन करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। सातवां में आता है मूल्य यंत्र। ये हो गया मूल्य यंत्र। मूल्य यंत्र में है कि समाजवाद में
अर्थव्यवस्था में साधनों का बंटवारा एक पूर्ण निश्चित योजना अनुसार केंद्र सत्ता द्वारा मूल्य यंत्र की ही सहायता से किया जाता है। यह मूल्य यंत्र स्वतंत्रतापूर्वक कार्य नहीं करता। 8वां में आता है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का अभाव में है साधनों पर स्वामित्व व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होते हैं और उत्पादन की मात्रा, किस्म तथा कीमत पर निर्धारण प्रतियोगिता द्वारा न होकर केंद्रीय सत्ता द्वारा होता है। ये फ्रेंड्स हो गया 8वां टॉपिक का था ये। आगे नीचे आता है 9वां कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं विशेषताएं। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, पहले ये जान लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद के बीच की अवस्था है। ये पूंजीवाद और समाजवाद जो अभी हमने दोनों टॉपिक को पढ़ा, ये दोनों का मिश्र है। इसमें सार्वजनिक पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के बीच का है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का साथ ऊर्जा कार्य करते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था में कुछ कार्य निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्र लाभ ले सकते हैं। अब इस पर कौन कहते हैं? प्रोफेसर हेंसन ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोहरी अर्थव्यवस्था और प्रोफेसर लर्नर ने नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहा है। और इसकी विशेषताएं को देख लीजिए। इनकी विशेषताएं हैं, पहला आता है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में सह अस्तित्व। तो इसका है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। सरकार द्वारा निजी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्योग का अलग अलग क्षेत्र निश्चित कर दिया जाता है। दोनों ही क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये जानना जरूरी है फ्रेंड्स, दोनों क्षेत्र एक दूसरे पर ही निर्भर होते हैं। दूसरा आता है समाजवाद। समाजवाद वह पूंजीवाद के तत्वों का सम्मिश्रण मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद के निम्नलिखित तत्व पाए जाते हैं। पहला है निजी उद्योग लाभ उद्देश्य, दूसरा आता है व्यक्तिगत, तीसरा आता है निजी संपत्ति संस्था, चौथा आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं प्रतियोगिता। और अब आर्थिक नियोजन को देख लेते हैं। तीसरा नंबर में आर्थिक नियोजन में है सरकार द्वारा एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार ही अर्थव्यवस्था का नियंत्रण एवं नियमन किया जाता है। यह आर्थिक नियोजन द्वारा पूर्व निश्चित तथा सामाजिक उद्देश्य द्वारा प्राप्त करने की प्रयत्न करती है। चौथा में आ जाता है साधनों का बंटवारा। सार्वजनिक क्षेत्र में ही रहकर बंटवारा सामाजिक कल्याण के उद्देश्य के लिए किया जाता है, जबकि निजी क्षेत्र में साधनों का बंटवारा कीमत प्रणाली द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा,
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।